आज हम BGDC 134 ब्लॉक 2 यूनिट 5-6 के अंतर्गत नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी है, जिसका वाचन करेंगे और विश्लेषण करेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता मुंशी अजायब लाल और माता आनंदी देवी। आपकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 में प्रकाशित हुई। ये कहानी उनके पहले कहानी संग्रह सोजे वतन में शामिल की गई। इस कहानी संग्रह की सभी कहानियों में आत्मबलिदान की पुकार, भावुक देश प्रेम दृष्टिगत होता है। प्रेमचंद पहले उर्दू में कथक कहानियां लिखते थे और कालांतर में उन्होंने हिंदी में कहानियों को लिखना शुरू किया। उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी प्रकाशित हुई हिंदी में। आगे चल करके धीरे धीरे प्रेमचंद की भाषा, प्रेमचंद के उद्देश्य में किस प्रकार से परिपक्वता आई और उनका किस तरह से कहानी के क्षेत्र में नाम हुआ, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। स्कूल में उनका यही नाम लिखाया गया। उन्होंने लेखन के लिए नवाब राय का नाम तय किया। 8 वर्ष की अवस्था में माता का देहांत, फिर पिता का दूसरा विवाह, माता के साथ न बनना, ये सब प्रेमचंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि में आता है। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा मदरसे में हुई। उर्दू लेखन ही से आपने लिखना प्रारंभ किया। आप का पहली रचना ओलिवर क्रॉमवेल की जीवनी 1903 में दया नारायण निगम के प्रसिद्ध पत्र जमाना में प्रकाशित हुई। उनका पहला उपन्यास हम खुरवा हम सबा 1906 माना जाता है। उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 मानी जाती है। उनका पहला कहानी संग्रह सोजी वतन 1909 में छपा। इस संग्रह में देश प्रेम, जैसा कि पहले बताया, राष्ट्रीयता की भावुक एक नौजवान की ललकार है। जब सरकार को पता चला कि प्रेमचंद इस तरह से लिख रहे हैं, उनकी कहानियों की पृष्ठभूमि इस प्रकार की है, तो उन्होंने थोड़ा सा प्रेमचंद को डांटा फटकारा और कालांतर में इस तरह की कहानी ना लिखने की हिदायत दे करके उनके इस को जब्त कर लिया। सरकारी नौकरी में रहते हुए प्रेमचंद को समझ में आ गया कि देशभक्ति पर मुखर होकर के लिखना संभव नहीं है। तो उन्होंने अपने मित्र के संग चर्चा की और नवाब राय के स्थान पर प्रेमचंद के नाम से लेखन अपना शुरू किया। आपकी 1910 में बड़े घर की बेटी, जैसा कि मैंने अभी बताया, कहानी पहली बार छपी और इसके बाद से लोग प्रेमचंद को प्रेमचंद के नाम से जानने लगे। प्रेमचंद का साहित्य प्रेम इतना जबरदस्त था कि उन्होंने येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से अपने इस शौक को अपने बचपन से ही बरकरार रखा और जिसका परिणाम ये हुआ कि देश में कालांतर में प्रेमचंद के नाम का एक ऐसा कहानीकार, उपन्यासकार हिंदी साहित्य के पटल पर चमकता है, जिसके बिना हिंदी कहानी के प्रस्थान बिंदु को समझा ही नहीं जा सकता। हिंदी कहानी को समझने के लिए बहुत मोटे तौर पर कहा जाता है कि प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद के पूर्व की कहानी और प्रेमचंद के पश्चात की कहानी। प्रेमचंद के संदर्भ में एक और बात ये कही जा सकती है कि स्वाध्याय से इन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार किया और आप हिंदी के कतिपय उन लेखकों में हैं जिन्हें हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू का ज्ञान था।
लेखन का प्रारंभ उन्होंने जैसा कि बताया उर्दू में किया, और उर्दू में वे हिंदी में लिखने के बाद भी दोनों में लिखते रहे। हिंदी उर्दू में दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। प्रेमचंद ने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की, और विचारणीय है कि ये समय भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी का दौर था, और गांधी जी धीरे धीरे इस देश के, इस राष्ट्र के सर्वमान्य नेता के रूप में उभर रहे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। उस समय प्रेमचंद गोरखपुर में नौकरी कर रहे थे। 8 फरवरी 1921 को गांधी जी इलाहाबाद पहुंचे, और एक जनसभा को जब संबोधित कर रहे थे, प्रेमचंद वहां उपस्थित थे। और जब गांधी जी जनता से असहयोग की अपील करते हैं, तो प्रेमचंद का मन मस्तिष्क इतना रम जाता है, इतना प्रभावित होता है कि वे घर आकर के पत्नी की सलाह से 15 फरवरी 1921 में सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। अब शुरू होती है आगे की प्रक्रिया, क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ गए और चरखे का प्रचार करने लगे। मारवाड़ी स्कूल, कानपुर, काशी विद्यापीठ आदि कई संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। कहीं भी एक जगह स्थिर होकर के नहीं रहे। इस बीच उन्होंने पत्रकारिता का भी कार्य किया। कुछ दिनों तक उन्होंने मर्यादा का संपादन भी किया। स्थायी आमदनी अब मुख्य समस्या थी, जिसके लिए प्रेमचंद निरंतर प्रयासरत थे। इस क्रम में उन्होंने जुलाई 1923 में बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की, और इसी प्रेस से बाद में जागरण और हंस नाम की पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। और हंस तो कालांतर में हंस का पुनः प्रकाशन अभी भी हुआ, और राजेंद्र यादव ने उसको आगे बढ़ाया। और आज भी कथा के क्षेत्र में प्रेमचंद द्वारा जगाई गई ये कथा की लौ को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेमचंद ने उस समय की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में एक कहानी प्रकाशनार्थ भेजी। उसका नाम था पंचों में ईश्वर। सरस्वती के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शीर्षक को थोड़ा सुधार करके जून 1916 की सरस्वती में पंच परमेश्वर शीर्षक से ये कहानी प्रकाशित की। धीरे धीरे प्रेमचंद का आगमन हिंदी साहित्य में होने लगा। वो शुरुआत में अपनी कथा उर्दू में लिखते थे, और बाद में उसका स्वयं ही हिंदी अनुवाद करते थे। हिंदी में जब सेवा सदन प्रकाशित हुआ, तो हिंदी संसार में प्रेमचंद की धूम मच गई। बाजारे हुस्न को इतनी तारीफ उर्दू में नहीं मिली थी जितनी हिंदी में मिली। इसी क्रम में प्रेमचंद ने हिंदी में रंगभूमि उपन्यास की रचना की, और उसे कालांतर में उर्दू में प्रकाशित करवाया। ये एक मोटा मोटी प्रेमचंद का परिचय है, जो कि जानना बहुत जरूरी है उनकी कथा को समझने के पहले। अब प्रेमचंद की कहानी शुरू होती है, नमक का दरोगा। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार से है। बहुत खूबसूरत कहानी है। कहानी को पढ़ते समय प्रेमचंद के चरित्र चित्रण, प्रेमचंद की सूत्रात्मक शैली, प्रेमचंद का तटस्थ होकर के निपुणता से बच करके निकल जाना, और भाषा का चुटीलापन, हिंदी उर्दू पर समान अधिकार, जिसके कारण शब्दावली का समृद्ध होना, ये सब मुख्य बिंदु है जो कहानी पढ़ते समय, सुनते समय ध्यान में रखने चाहिए। तो ये कहानी इस प्रकार से है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारे थे। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था। ये वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फांसीदार लोग कुछ पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नील और नल की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बात समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो,
ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी और ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझे करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज आदमी पर दांव पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल निकले। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, आत्मावलंबन ही अपना सहायक थे। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक के विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की आशा लता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। जाड़े की रात थी। रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर यहाँ आए अभी 6 महीने से भी अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। उस पर नावों का पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे कि अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जग, गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा कोलाहल सुनाई पड़ा। मल्लाहों का तो उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार में लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरचे आदमी थे। अंग्रेज अक्सर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मासा सदा व्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दुर्गा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर जोर से बोले, क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े की गाड़ी से मिलाकर एक बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, ये नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया। बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं ना चाहती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुकाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ कष्ट उठाया। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस बाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था।
वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित को भी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में पड़ा नहीं है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने नरम होकर कहा, गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और दैव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। अलोपीदीन निराश होकर के बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को भी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हृष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर के गिर पड़े। दूसरा भाग शुरू होता है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि, क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित इतनी आंखें व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मूल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि एलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार खड़ी थी। न्याय के मैदान में धर्म और धन
का युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह था, किंतु लोभ से डांवाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वो एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से माल के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की को बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटुआ के एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित उस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार भी नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएंगे। खेद, ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी को ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। यदि वंशधर वहां से हट न जाते तो अवश्य ही वह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता का भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गईं। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पचाइयां, बेलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े तो देखा पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान रखे, पर ऐसी संतान न दे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म परायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूं।
मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए, आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की कोई चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ठकुर सुहाती की बात असरदाई सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे कुछ अविनय हुई है तो उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं भी आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी मेरे सिर माथे पर। अलोपीदीन ने विनत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, किंतु आज स्वीकार करनी होगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ? जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझे न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से एक कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य और सुअवसर से मुझे वह मोती मिला है, दे दिया गया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार मत कीजिए और दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजरी पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। अब ये है अंत नमक के दरोगा का। आपको समझ में आया होगा कि प्रेमचंद ने किस चतुराई से, किस निष्ठा और सजगता से उस काल की व्यवस्था, उस काल में होने वाले आचार व्यवहार को अपने इस कथा में रोचकता और रहस्य के साथ, रहस्य के स्थान पर कौतूहल कहना ज्यादा उचित होगा। यही कारण है कि प्रेमचंद की प्रासंगिकता अपने युग से आज के युग तक है। वे युग की प्रामाणिकता के साथ जुड़ते हैं। उन्होंने युग जीवन को पूर्णता के साथ ग्रहण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी रचना प्रक्रिया के माध्यम से अपने युग की संपूर्ण संस्कृति प्रक्रिया को ग्रहण करने की चेष्टा की। इसी कारण उनके युग की समस्त मूल चेष्टाओं, अर्थवेत्ताओं, विसंगतियों और अतिरंजनाओं को उनके कथा साहित्य में स्थान मिला। प्रेमचंद की कोई भी कहानी शायद ऐसी नहीं है जिसमें जीवन के किसी अंग पर प्रकाश न पड़ता हो।
जो मनुष्य की सद्भावनाओं को दृढ़ न करें और जो मनुष्य में कुतूहल का भाव जागृत न करें। ये प्रेमचंद के अनुसार भी कथा का यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रेमचंद की कथा को समझने के साथ ही साथ अब एक बात स्पष्ट है कि हम किसी भी कथा को समझने के लिए सर्वप्रथम ये चाहते हैं या देखते हैं या कहानीकार की दृष्टि से ये महसूस करते हैं कि हमको सबसे पहले कथा की विवेचना करने के पूर्व किस चीज का ध्यान रखना है, और वो चीज होती है भाषा, कथा वस्तु, कथा का विवरण और शैली। इसके संदर्भ में इतना ही कहा जाएगा कि प्रेमचंद अपनी इस व्यवस्था में जब नमक का दरोगा को प्रकाशित करते हैं, तो जिसको वो पहले 1914 में उर्दू में लिखते हैं, फिर वो उसको हिंदी में लाते हैं, वो बहुत जब उन पर एक रोक लगाई जाती है, तब वो अपनी तटस्थ भाव से आदर्श रखते हैं, व्यवस्था की कमियां बताते हैं, किंतु वो सत्ता को चुनौती नहीं देते। इस तरह से प्रेमचंद क्रमशः आदर्श से यथार्थ की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद के संदर्भ में एक बात और स्पष्ट करने वाली है, जब वो गांधी जी से प्रभावित होते हैं, तब वो किस समाज को अपने निगाहों में रखते हैं या अपनी विषय वस्तु बनाते हैं। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रचालित या बताए गए मुक्ति आंदोलन में विदेशी गुलामी हटाने का आह्वान जब वो करते हैं, तो उनके विवेक में उस गुलामी को हटाने के लिए कोई परियोजना नहीं, वो गांधी जी के सर्ववर्गीय आंदोलन को ग्रहण करते हैं। किंतु गांधी जी के सर्ववर्गीय आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका है कि उनके यहाँ किसी वर्ग को टारगेट नहीं किया गया। गांधी जी आंदोलन में बढ़ते हैं, किंतु अंग्रेजी उनके साथ पूंजीपति, जमींदार, बुद्धिजीवी, ब्यूरोक्रेट सभी होते हैं। किंतु प्रेमचंद की दृष्टि में ये स्थितियां बिल्कुल अलग हो जाती हैं। गांधी जी जिस क्षीण होती ज्योति के दर्द को नकारते हैं, प्रेमचंद उसको पहचानते हैं। प्रेमचंद को आजादी के कई वर्ष पूर्व उस स्थिति का एहसास हो चुका होता था जो सत्य थी। इसलिए प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में, उपन्यासों में हमेशा भारत की जनता को स्वतंत्रता के निबद्ध और प्रणत माना। उनकी दृष्टि में शोषक वर्ग कौन था? भारतीय पूंजीपति, जमींदार, बुद्धिजीवी, नौकरशाह और साहूकार, महाजन, पुलिस, पंडे, वकील। और शोषित वर्ग थे किसान, मजदूर, नौकरी पेशा वाला मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। तो इस प्रकार से प्रेमचंद जो दूसरा वर्ग है उसको दृष्टिगत करते हुए स्वतंत्र भारत की एक संरचना करते हैं और अपनी कथाओं में बहुत बारीकी से उनका शुरुआत में मोह एक आदर्श की ओर रहता है। वो राष्ट्रीयता, जातीय संदर्भ से जुड़ती हुई कहानियों के माध्यम से उनको विश्लेषित करते हैं, पर कहीं भी सत्ता को चुनौती नहीं देते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनको अपनी बातें बतानी हैं जो भारतीय जनता के, जो उनके पाठकों के मन मस्तिष्क को उद्बुद्ध करेगी। कथा को समझने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है कि हम उसकी विषय वस्तु या कथा वस्तु या कथानक पर परिचर्चा करें। तो जैसा कि समझ में आता है कि ये आरंभिक वाक्य ही इस कहानी की होने वाली घटनाओं को निर्देशित करता है या रास्ता उसका बना देता है। कहानी में इन वाक्यों का जो
छोटे-छोटे सूत्र वाक्य कहानी की शुरुआत करते हैं, उनको समझ लेना बहुत आवश्यक होता है। वही कहानी की पटभूमि को आगे बढ़ाते हैं और पहला वाक्य तथ्यात्मक जानकारी के रूप में नमक के दरोगा में आता है कि देश में नमक का नया विभाग खुला। इससे ये पता चलता है कि प्रेमचंद अपने समय की कहानी कहने वाले हैं। जब नमक का अलग नया विभाग बनाया गया तो नमक का दरोगा भी बना होगा, स्वाभाविक सी बात है। प्रेमचंद नमक के विभाग को तो कुछ नहीं कहते, किंतु संपूर्ण कहानी नमक के दरोगा के इर्द गिर्द घुमाते या बढ़ाते हैं। विभाग बना है तो विभाग का कुछ काम भी होगा। अगले वाक्य में प्रेमचंद टिप्पणी करते हैं कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु वस्तु के व्यवहार करने का निषेध ही चोरी छिपे चीजों को आगे बढ़ाता है। अर्थात मूल समस्या क्या है? ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार पर प्रतिबंध। सरकार के इस निर्णय से यह पूरी कहानी आगे बनती है। ये आधार वक्तव्य कहानी को खड़ा करता है। इसी के इर्द गिर्द कहानी आगे तेजी से चल निकलती है कि सरकार ने नमक के व्यापार पर रोक लगा दी। तभी पंडित अलोपीदीन चोरी छिपे नमक ले जाने लगे। न रोक लगती न चोरी होती। लोग नमक खरीद रहे हैं तभी तो अलोपीदीन नमक ले जा रहे हैं और उसका व्यापार कर रहे हैं। लोग चोरी छिपे जो नमक ले जा रहे हैं, ये जो चोरी छिपे वाला कार्य है, ये अलोपीदीन जैसे व्यक्तित्वों का इस देश में निर्माण कर रहा है। मुंशी वंशीधर के सामने रिश्वत की पेशकश हो रही है। अगर ये कानून न होता तो क्यों अलोपीदीन पकड़े जाते, क्यों उनको न्यायालय में ले जाना होता और क्यों ये घटना एक कहानी का कारण बनती। इस प्रकार से घटना कहानी का कारण है और आगे की कथा उसका परिणाम है। इस प्रकार पूरी कहानी कारण और परिणाम की तार्किक व्यंजना के आधार पर आगे बढ़ती है। कहानी का पहला भाग कहानी का आधार स्पष्ट करता है। मुख्य कहानी उसके बाद शुरू होती है। ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं का व्यवहार का निषेध होने से समाज में जो परिवर्तन हुआ, प्रेमचंद उसकी कहानी कहते हैं और इस आदेश से जीवन में छल प्रपंच का सूत्रपात होता है और प्रेमचंद्र चारित्रिक नैतिक पतन की बातों को, जिसके पीछे सरकार की नीतियां हैं, उनको पाठकों के सामने रखते हैं। प्रेमचंद की कहानी के द्वारा जन शिक्षण कार्य भी होता चलता है। सरकारी कार्य के कारण छल प्रपंच यहाँ पर कई प्रकार के रूप दिखाई पड़ते हैं। कोई घूस से काम निकलता था, कोई चालाकी से काम निकलता था, कोई विवाह पटुता से काम निकलता था। घूस चालाकी का उदय ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार में निषेधकरण होता है। देखिए बार बार इस भाव को पुष्ट किया जाता है कहानी में। कानून की कमियां तो जो है सो है। कानून जब गलत दिशा में करता है तब उसको लागू करने वाले उनके कर्मचारियों के पौबारे हो जाते हैं। इसके बाद प्रेमचंद समय की चेतना पर टिप्पणी करते हैं, उस पर प्रहार करते हैं। वे बताते हैं कि यह जब समय वह था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत इन दोनों को एक ही माना जाता था। प्रेमचंद भाषा को धर्म से नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन सोजे वतन में जब्त होने के बाद हुआ और इसको प्रेमचंद ने पहले उर्दू में लिखा, बाद में यह कहानी हिंदी में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद धीरे धीरे समझ रहे थे कि अंग्रेजी राज का विरोध संभव नहीं है और अपने देश प्रेम को वो उस तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते थे या अपनी चेतना को वो उस तरीके से नहीं बता सकते थे, क्योंकि विदेशी शासक प्रशासक लगातार इस पर निगाहें रखे हुए था। तो प्रेमचंद कालांतर में अपनी कथाओं में सत्ता को चुनौती देने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। असहयोग आंदोलन के पूर्व उनकी यही मानसिकता थी कि वे चीजें बताते थे, उनकी कमियां बताते थे, किंतु सत्ता को चुनौती नहीं देते थे। एक तरह से वो इस प्रकार से आदर्श से यथार्थ की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र जब गांधी जी के संपर्क में आते हैं
और अपनी कथाओं में, अपने उपन्यासों में या अपने रचना साहित्य में जब उस वर्ग को समेटते हैं जिसको गांधी जी सर्ववर्गीय आंदोलन कहते हैं, तो प्रेमचंद थोड़ा-सा बदलाव रखते हैं। वो विदेशी शोषक शासकों के बाद शासन में दिनकर की सिंहासन खाली करो की जनता, आने वाली जनता को लेकर के साथ में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो वर्ग जो अंग्रेजी सत्ता के समय शोषक वर्ग में था, जिसमें पूंजीपति, जमींदार, बुद्धिजीवी, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो उस वर्ग के हाथ से जो छूटा, नोचा, कचा, जीर्ण शीर्ण, दीनहीन, असहाय, त्रस्त, पतित, पीड़ित, भोला इंतजार करता हुआ समाज का जो वर्ग था वो स्वतंत्रता के बाद लपक लिया जाता है। इस कारण से आजादी के अनेकों वर्षों बाद भी बहुत सारी आंखों को आजादी सपने की ही तरह देखती रही और उसको ये लगा कि पहले वो विदेशियों के द्वारा रौंदी गई और उसके बाद उनका बचा खुचा, उनका अस्तित्व उन्हीं के लोगों के द्वारा छिन्न भिन्न किया गया। इसलिए प्रेमचंद क्षीण होती हुई ज्योति के इस दर्द को अपने साहित्य में लाते हैं और अपने कहानियों में भारतीय जनता की स्वतंत्रता की बात करते हैं। और उनकी भारतीय जनता थानेदार, दरोगा, प्रोफेसर, नौकरशाह, महाजन नहीं थे। पुलिस, पुजारी, पंडे, वकील, साहूकार नहीं थे। उनकी जनता किसान, मजदूर, नौकरी पेशा वाला मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग थे, जो इस देश को इस देश के स्वरूप में देखना चाहता था, अपने देश के स्वरूप में देखना चाहता था। अब किसी भी कहानी को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, समझने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम उसकी विषय वस्तु, उसके कथानक को ठीक से समझें। उसके बाद उसके चरित्र चित्रण, उसका वातावरण, भाषा और शैली पर प्रकाश डाला जाता है। तो इस विवेचना में एक चीज़ समझ में आती है कि प्रेमचंद की कहानियाँ उनके सूत्र वाक्यों से आगे बढ़ती हैं। वो कहानी के आरंभिक वाक्य में ही आगे आने वाली घटनाओं को आधार प्रस्तुत कर देते हैं और इसीलिए बहुत आवश्यक होता है कि प्रेमचंद के कहानियों के पहले वाक्यों के तथ्य को बहुत आराम से, बहुत धैर्यपूर्वक सुना और समझा जाए। देश में नमक का नया विभाग खुला तो नया विभाग खुला है, ये कहानी की मांग है। कहानी कहने वाला बता रहा है कि जब विभाग नया बनेगा तो नए विभाग में लोग होंगे, उसका कुछ काम भी होगा। तो नया विभाग बना और विभाग बना तो उसमें दरोगा जी भी आए, नमक के दरोगा आए। प्रेमचंद ने नमक के विभाग के बारे में कुछ नहीं कहा। यहाँ पे वो बहुत सफाई से बच निकले। संपूर्ण कहानी नमक के दरोगा के आसपास वो आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि विभाग है तो विभाग का काम भी होगा। और अगले वाक्य में प्रेमचंद टिप्पणी करते हैं कि जब ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। अर्थात कहानी बताती है कि मूल समस्या है ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार पर प्रतिबंध। सरकार के एक इस निर्णय से पूरी कहानी बन जाती है। इस आधार पर ही कहानी खड़ी होती है। सरकार ने नमक के व्यापार पर रोक लगा दी, तब भी पंडित अलोपीदीन चोरी छिपके नमक ले जाने लगे। चूंकि लोग नमक खरीद रहे हैं, चोरी छिपे चीजों को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी तो उनका व्यापार होता है। और चोरी छिपे जब नमक वो ले जाते हैं तो वंशीधर जी गिरफ्तार किए जाते हैं। वंशीधर जी भारी रिश्वत की पेशकश करते हैं और अगर ये कानून न होता तो पंडित अलोपीदीन क्यों पकड़े जाते?